हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस का चैप्टर 5 आगे कंटिन्यू करेंगे। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में हम लोग सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे थे। बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब जो बच गए हैं उनको आज हम लोग स्टडी करेंगे और फिर इस चैप्टर को आज हम लोग फिनिश अप करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में। कंसिस्ट ऑफ ए सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टम्स। मतलब गोल्जी ऑपरेटर्स वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? वेसिकल्स, और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। यानी कि जो भी वेसिकल्स होंगे उनके चारों तरफ से मेम्ब्रेन बाउंडिंग होगी, यानी कि कवरिंग होगी मेम्ब्रेन की। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल के चारों तरफ एक आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के चारों तरफ आउटर कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। उसी तरह से गोल्जी ऑपरेटर्स के भी चारों तरफ से एक कवरिंग होती है ना, यानी कि उसका ये मेम्ब्रेन होता है ना। यानी कि गोल्जी ऑपरेटर्स के पास भी अपना मेम्ब्रेन होता है, आउटर कवरिंग होती है। मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हो गए, अरेंज्ड अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू ईच अदर। और ये सारे जो गोल्जी ऑपरेटर्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं, इस तरीके से, है ना। अरेंज्ड अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल टू ईच अदर, लगभग एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं इन स्टैक्स। स्टैक्स में एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे ये पैरेलल एक दूसरे के लगभग अरेंज्ड होते हैं। और हर स्टैक को हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम्स। क्या कहते हैं? हर स्टैक को सिस्टम कहते हैं। देन कनेक्टेड विद ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी ऑपरेटर्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होते हैं। इनका काम क्या है? स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैकेज करना, एंड डिस्पैच करना। किस चीज को? मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नियर, नजदीक जो भी मटेरियल सिंथेसाइज्ड होती है, यानी कि जो भी मटेरियल प्रोड्यूस्ड होती है, मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, उन मटेरियल्स को गोल्जी ऑपरेटर्स स्टोर करते हैं अपने अंदर। उनमें अगर किसी तरह के मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो उसको मॉडिफाई भी करते हैं, फिर उसकी पैकेजिंग करते हैं और फिर उसको डिस्पैच करते हैं उस ऑर्गेनल के पास जिस ऑर्गेनल को उन मटेरियल्स की जरूरत होती है। In some cases, complex sugars may be made from simple sugars। और कई बार क्या होता है कि गोल्जी ऑपरेटर्स के अंदर सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का भी निर्माण होता है। और also involved in the formation of lysosomes। और गोल्जी ऑपरेटर्स जो हैं वो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी शामिल होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करें व्हाट इज गोल्जी ऑपरेटर्स, तो हम ये कहेंगे कि गोल्जी ऑपरेटर्स आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड approximately parallel to each other in stacks called systems। गोल्जी ऑपरेटर्स मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, लगभग एक दूसरे के पैरेलल अरेंज्ड होते हैं और स्टैक्स में अरेंज्ड होते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज्ड होते हैं, फिर पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। और हर एक स्टैक को कहते हैं सिस्टम।
तो ये हो गए गोल्जी ऑपरेटर्स। इस तरह से भी कह सकते हैं गोल्जी ऑपरेटर्स एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के पैरेलल स्टैक्स में अरेंज्ड होते हैं और जहां हर स्टैक को सिस्टम कहा जाता है। तो ये आपका डेफिनेशन हो गया गोल्जी ऑपरेटर्स का। देन अब हम बात करें इसके फंक्शन की, ये क्या क्या फंक्शन करता है, क्या क्या काम करता है। तो पहला फंक्शन ये हो गया कि जो भी मटेरियल्स ईआर के नजदीक मैन्युफैक्चर होते हैं, मेड होते हैं, बिल्डअप होते हैं, क्रिएट होते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं, उन मटेरियल्स को गोल्जी ऑपरेटर्स अपने अंदर स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पर उसको मॉडिफाई करता है, फिर सूटेबल वे में उसकी पैकेजिंग करता है और फिर जिन जिन सेल ऑर्गेनल्स को उन मटेरियल्स की जरूरत होती है उन सेल ऑर्गेनल्स को इन मटेरियल्स को वो डिस्पैच करता है, भेजता है। अगला जो उसका फंक्शन ये है कि गोल्जी ऑपरेटर के अंदर सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर का भी मैन्युफैक्चरिंग होता है। और तीसरा जो फंक्शन ये है कि वो है गोल्जी ऑपरेटर्स लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व रहता है। तो ये हो गए 3 फंक्शन गोल्जी ऑपरेटर्स के। फिर गोल्जी ऑपरेटर्स का ये बताया गोल्जी ऑपरेटर्स कनेक्टेड होता है ईआर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तभी तो ईआर में या ईआर के नजदीक जो भी मैटर सिंथेसाइज्ड होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, क्रिएट होते हैं, बिल्डअप होते हैं, बनते हैं, प्रोड्यूस्ड होते हैं, वो गोल्जी ऑपरेटर्स के पास पहुंच पाते हैं और उन मैटर्स का गोल्जी ऑपरेटर स्टोर करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है, डिस्पैचिंग करता है। ओके, देन अब हम लोग बात करें लाइसोसोम्स की वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स क्या होते हैं? सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होते हैं, है ना। सेल के अंदर जो भी वेस्ट क्रिएट होता है, कचरा क्रिएट होता है, उसको डिस्पोज करने वाला एक सिस्टम होता है लाइसोसोम्स। कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज वन आउट सेल ऑर्गेनल्स। कोई भी फॉरेन मटेरियल जो सेल के अंदर एंटर करता है, उस फॉरेन मटेरियल को ये डाइजेस्ट कर लेता है। कौन? लाइसोसोम्स। और इस तरीके से चूंकि वो उस फॉरेन मटेरियल को डाइजेस्ट कर लेता है तो सेल क्या हो जाता है? उस फॉरेन मटेरियल से क्लीन हो जाता है, यानी कि फॉरेन मटेरियल का कचरा सेल के अंदर जमा नहीं होता है, अब सेल साफ सुथरा हो जाता है। इसके अलावा सेल के अंदर जो भी वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स हैं, अदर जो सेल ऑर्गन्स जो वर्न आउट हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उन सेल ऑर्गन्स को भी वो डाइजेस्ट कर लेता है। क्योंकि वो सेल ऑर्गन्स वर्न आउट हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, तो एक तरीके से वेस्ट हो गए, वो कचरा हो गया सेल के लिए, और जो सेल के अंदर जमा है उस कचरे को, उस वेस्ट को ये लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से भी सेल साफ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। यानी कि लाइसोसोम्स का एक काम हो गया सेल को क्लीन रखना, किसी भी तरह के वेस्ट से, किसी भी तरह के कचरे से, गंदगी से सेल को साफ रखने का काम लाइसोसोम्स का हो गया। अब सवाल उठता है कि साफ कैसे करते हैं? तो लाइसोसोम्स के अंदर जो भी कूड़ा कचरा है, चाहे वो फॉरेन मटेरियल है, यानी कि सेल के बाहर सेल के अंदर कहीं से पहुंचा हुआ कोई फॉरेन मटेरियल, अनवांटेड मटेरियल जो सेल को नहीं चाहिए उसको, और सेल के अंदर के जो वर्न आउट डैमेज सेल ऑर्गन्स हैं उनको, उन सबको वो डाइजेस्ट कर लेता है, जिसकी वजह से सेल पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। अब है कि डाइजेस्ट क्यों कर पाता है, उसके पास कौन से ऐसी शक्ति है कि वो डाइजेस्ट कर लेता है? तो कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट कर लेते हैं। देन when the cell gets damaged, lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. और अगर
सेल खुद ही डैमेज हो गया, तब क्या होता है, सेल के अंदर के लाइसोसोम्स बस्ट अप हो जाते हैं, फट जाते हैं। और जब वो बस्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो सारा का सारा डाइजेस्टिव एंजाइम, जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम उनके अंदर है, वो पूरे सेल के अंदर फैल जाता है। नतीजा, वो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर लेता है, यानी कि पूरे सेल को ही वो खत्म कर देता है, मार देता है। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। देयरफॉर लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। इसीलिए लाइसोसोम्स को बैग का सेल का सुसाइड बैग कहते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स मेड बाय आरिया। लाइसोसोम्स होते क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं। सैक मतलब बोरी, है ना, बोरी जैसी चीज होती है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती है और फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, पूरी तरह से डाइजेस्टिव एंजाइम से भरी पड़ी होती है। और वो डाइजेस्टिव एंजाइम बना कहाँ होता है, आरईआर के द्वारा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बना हुआ डाइजेस्टिव, हाईली पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है उस मेम्ब्रेन बाउंड सैक में, जिस मेम्ब्रेन बाउंड सैक को हम लोग लाइसोसोम्स कहते हैं। एक बार फिर से क्विक रिवीजन लाइसोसोम्स के बारे में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर लाइसोसोम्स, तो लाइसोसोम्स के बारे में दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तरीके से ये कर सकते हैं, लाइसोसोम इज द वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम सेल का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम होता है। दूसरे तरीके से हम उसको डिफाइन यूं कर सकते हैं कि लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स filled with digestive enzymes made by आरईआर। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं, और जिस डाइजेस्टिव एंजाइम से भरे होते हैं उस डाइजेस्टिव एंजाइम को आरईआर बनाया हुआ रहता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा वो बनाया गया रहता है। ये तो उसके डेफिनेशन के बारे में। दूसरी जो चीज है वो ये है कि अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, वो काम क्या करता है। तो पहला फंक्शन ये है कि जो भी फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर इन करता है, जो कि अनवांटेड मटेरियल होता है सेल के लिए, अनवांटेड होता है, सेल को वो चीज नहीं चाहिए, उसको वो डाइजेस्ट करके सेल को क्लीन करता है। दूसरा फंक्शन ये है कि सेल के अंदर कोई भी वर्न आउट या डैमेज सेल ऑर्गेनल है तो उसको भी लाइसोसोम डाइजेस्ट कर लेता है, और डाइजेस्ट करके फिर से सेल को वो क्लीन कर देता है। यानी कि किसी भी तरह के कचरे से, वेस्ट से क्लीन करने का काम लाइसोसोम्स का है। तीसरा काम ये है कि अगर पूरा का पूरा सेल ही किसी भी वजह से अगर डैमेज हो गया, वर्न आउट हो गया है, तब ऐसे सिचुएशन में लाइसोसोम्स बस्ट हो जाते हैं, और उनके बस्ट होते हैं उनके अंदर जो पावरफुल एंजाइम भरे हुए हैं वो सारे के सारे पावरफुल एंजाइम्स फैल जाते हैं सेल के अंदर। नतीजा, पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कि सेल डेड हो जाता है, मर जाता है, सेल का नामो निशान खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि लाइसोसोम्स को हम लोग सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। सेल का वो सुसाइड बैग है, आत्मघाती थैली है। अब एक और क्वेश्चन राइज होता है यहां पर कि किस तरह से, किस कारण से लाइसोसोम्स वर्न आउट सेल ऑर्गेनल्स को डाइजेस्ट कर पाता है, या फिर किसी भी फॉरेन मटेरियल को जो सेल के अंदर एंटर करता है उसको डाइजेस्ट अप कर पाता है, या फिर पूरे के पूरे वर्न आउट सेल को ही डाइजेस्ट अप कर पाता है, किस कारण से। तो आंसर है कि लाइसोसोम्स कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स जो है उनके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग क्यों कहते हैं, आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो जवाब यही है कि जब सेल खुद डैमेज हो जाता है, वर्न आउट हो जाता है, तब ऐसे सिचुएशन में लाइसोसोम्स बस्ट आउट हो जाते हैं, जिससे कि उनका डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम में पूरे सेल में फैल जाता है। नतीजा, पूरा का पूरा सेल ही डाइजेस्ट अप हो जाता है, यानी उसका नामो निशान खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है। इसीलिए उसको सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहते हैं। इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, व्हेन द सेल गेट्स डैमेज
lysosomes may burst and the enzymes digest their own cell. Therefore, lysosomes are known as suicide bags of the cell. एक और क्वेश्चन है जो होता है कि लाइसोसोम्स में जो पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है वो कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, कहाँ सिंथेसाइज होता है, कहाँ बनता है? तो जवाब ये है कि द पावरफुल एंजाइम कंटेंट इन लाइसोसोम्स आर मेड बाय RER। RER के द्वारा बनाए जाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनाए जाते हैं। अब हम लोग बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, सेल का उसको पावर हाउस कहते हैं। रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है, क्या फंक्शन है उसका? तो एटीपी के फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज करता है। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रूप में वो एनर्जी रिलीज करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये फुल फॉर्म होता है एटीपी का। देन आई हैव टू मेम्ब्रेन्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास टू मेम्ब्रेन्स होते हैं, दो मेम्ब्रेन होते हैं। आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, जो सबसे आउटर में सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है, छिद्र युक्त होता है। एंड इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड, और अंदर का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत अधिक फोल्डेड होता है। आउटर मेम्ब्रेन पोरस इसलिए होता है ताकि जो भी सेल के लिए वांटेड थिंग्स हैं वो सेल के बाहर से सेल के अंदर जा सकें, और जो भी सेल के लिए अनवांटेड थिंग्स हैं, अनवांटेड मटेरियल्स हैं, वो सेल के अंदर से सेल के बाहर निकल सकें। इसलिए आउटर मेम्ब्रेन पोरस होता है। इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों होता है, डीपली फोल्डेड क्यों होता है? बहुत अधिक फोल्डिंग उसमें क्यों होती है, मुड़ा हुआ घुमा हुआ क्यों रहता है? ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा वो उतना ही अधिक उस केमिकल रिएक्शन के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, जिस केमिकल रिएक्शन की वजह से एटीपी रिलीज होता है, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट रिलीज होता है, जो कि एनर्जी का एक फॉर्म है। हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और राइबोसोम्स का फंक्शन के बारे में आपको बताया था। उनका राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन मैन्युफैक्चर करना, है ना। इसीलिए चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम्स होता है, इसीलिए वो अपने लिए जरूरी कुछ प्रोटीन को वो खुद ही मैन्युफैक्चर कर लेता है, एबल टू मेक सम नीडेड प्रोटीन्स। वो इस लायक होता है कि अपने लिए जरूरी कुछ प्रोटीन को खुद ही मैन्युफैक्चर कर ले। कौन सी? माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक बार फिर से हम लोग क्विकली रिवाइज करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, देन है फंक्शन। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, उसके काम क्या है? तो सवाल ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में एनर्जी रिलीज करता है। ओके बात। अब है क्वेश्चन ये रह जाता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं? तो जवाब ये होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी which is utilized by all cell organelles of the cell। जो एनर्जी सेल के सभी सेल ऑर्गन्स के द्वारा यूज किए जाते हैं, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आंसर क्या होगा? फुल फॉर्म ऑफ एटीपी इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी membranes does माइटोकॉन्ड्रिया हैव। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कितने मेम्ब्रेन्स होते हैं? तो जवाब ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 membranes। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 membranes। Outermost membrane is porous and inner membrane is
डीपली फोल्डेड। यहां से क्वेश्चन राइज हो सकता है कि व्हाई आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज पोरस। माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन पोरस क्यों होता है? जवाब क्या लिखेंगे? सो दैट वांटेड मटेरियल्स कैन एंटर फ्रॉम outside of the cell to inside of the cell and the unwanted materials for the cell can get out from the cell। यानी कि जो वांटेड मटेरियल सेल के लिए वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आ सके और जो सेल का अनवांटेड मटेरियल हो सेल के अंदर से सेल के बाहर जा सके। वाई इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड क्यों होता है? Inner membrane is deeply folded to provide as much surface area as possible so that chemical reactions can take place in much more quantity to release much more ATP। यानी कि deeply folded inner membrane allows much more surface area for the chemical reactions to release ATP। Then mitochondria have their own DNA and ribosomes। Mitochondria are able to manufacture or synthesize some needed proteins for themselves। अपने के लिए कुछ जरूरी जो प्रोटीन्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर कर लेते हैं। यहां से भी क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज एबल टू मेक सम ऑफ नीडेड प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ नीडेड प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या बनाने के लिए एबल क्यों होता है? बिकॉज इट हैज इट्स ओन राइबोसोम्स। क्योंकि इसके पास अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। Then ATP is known as the energy crisis of the cell। ATP को हम लोग सेल का एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। क्राइसिस नहीं, करेंसी। ATP is known as the energy currency of the cell। ATP को हम लोग सेल का एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अब हम लोग इसके आगे के ऑर्गेनल्स देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। ध्यान में रखने वाली बात है। देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के दो तरह होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड, ये कलर्ड होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आर व्हाइट और कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट या तो व्हाइट होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, कोई रंग नहीं होता है। प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट्स। जिन प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल होता है उनको हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आर इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपको हमने पढ़ाया है, उसमें बताया होगा कि प्लांट के लीव्स में स्टोमाटा होते हैं। स्टोमाटा के गार्ड सेल में जो ग्रीन कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं वही होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसका काम होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना। सनलाइट को एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में चेंज कर देना क्लोरोफिल का काम होता है। और वही वाली केमिकल एनर्जी वाटर और कार्बोहाइड्रेट को आपस में रिएक्ट करवा करके ग्लूकोज बनाती है, यानी कि प्लांट का भोजन तैयार होता है, फूड तैयार होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का फोटोसिंथेसिस में इंपॉर्टेंट रोल हो गया। क्लोरोफिल कैसा है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्लोरोप्लास्ट also contain various yellow or orange pigments।
ऐसा नहीं है कि क्लोरोप्लास्ट में केवल ग्रीन पिगमेंट ही होते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रीन पिगमेंट के साथ साथ उसमें बहुत सारे येलो पिगमेंट और ऑरेंज पिगमेंट्स भी होते हैं, बट जो मेजर कंटेंट उसमें होता है वो ग्रीन पिगमेंट का ही होता है। इनका कंटेंट उसकी तुलना में कम होता है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ये क्या करते हैं, स्टार्च को, ऑयल को या फिर प्रोटीन को अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। देन the internal organization consists of numerous membrane layers embedded in a material called the stroma. प्लास्टिड्स का जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके अंदर का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें कई तरह के मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं, कई तरह के बहुत सारे मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं। लेयर में पाए जाते हैं मेम्ब्रेन्स, और वो जो मेम्ब्रेन लेयर्स होते हैं एक तरह के मटेरियल से एम्बेडेड होते हैं, और जिस तरह के मटेरियल से वो एम्बेडेड होते हैं उस मटेरियल को कहा जाता है स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है उस तरह के मटेरियल को? स्ट्रोमा। देन सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बाहरी जो बनावट होती है प्लास्टिड्स की वो बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट होती है। Have their own DNA and ribosomes. प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपना खुद का राइबोसोम्स होता है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का राइबोसोम्स था, अपना खुद का डीएनए था, ठीक उसी तरह प्लास्टिड्स के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम्स होता है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? प्लास्टिड्स की। अब हम बात करते हैं वैक्यूल्स की। स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स क्या होते हैं? स्टोरेज सैक्स होते हैं, सैक मतलब बोरी। सॉलिड या लिक्विड कंटेंट को स्टोर करके रखने के लिए, भंडार करने के लिए सैक्स होते हैं, बोरियां होती है। स्मॉल इन एनिमल सेल्स, वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं। वेरी लार्ज इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल में ये बहुत बड़े बड़े होते हैं। प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स, वैक्यूल्स प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। स्टोर एमिनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, फूड एंड सो ऑन। वैक्यूल्स किस चीज को स्टोर करके रखते हैं? एमिनो एसिड्स को, शुगर्स को, ऑर्गेनिक एसिड्स को, प्रोटीन्स को, फूड को, वगैरह वगैरह। देन एक्सपेल वेस्ट वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम द सेल। ये क्या करते हैं? सेल में जो भी वेस्ट वाटर होता है या अदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एक्सपेल आउट करता है, यानी कि सेल से बाहर निकालता है। तो वैक्यूल्स के क्या फंक्शन हो गए? पहले तो ये देखे वाटर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स होते क्या है? तो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। वैक्यूल्स सॉलिड या लिक्विड कंटेंट के लिए स्टोरेज सैक्स होते हैं। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स? वैक्यूल्स का फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन ये हो गया कि दे प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू प्लांट सेल्स। दूसरा हो गया दे स्टोर एमिनो एसिड, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, प्रोटीन्स, फूड एटसेट्रा। एंड तीसरा हो गया फंक्शन एक्सपेल वेस्ट वाटर एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द सेल। अब हम साइज की बात करें तो एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे साइज के होते हैं, प्लांट सेल में बड़े साइज के होते हैं। तो यहाँ पर हमने सेल के सभी ऑर्गन्स के बारे में स्टडी फिनिश किया, सारे के सारे सेल ऑर्गन्स के बारे में हमने जाना। अब इस तरीके से हमने देखा कि सेल के अंदर कई सारे ऑर्गन्स हैं, कई सारे सेल ऑर्गन्स हैं। हर सेल ऑर्गनल का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल है, मेजर रोल है, वाइटल रोल है, और इसीलिए पूरा का पूरा सेल भी सर्वाइव कर पाता है। अगर किसी भी सेल ऑर्गनल में कोई डैमेज आता है, कुछ उनके अंदर कोई डिफॉर्मिटी आती है, वर्न आउट हो जाता है कोई भी सेल ऑर्गनल, तो फिर पूरा का पूरा सेल भी बैडली अफेक्टेड होता है, या हो सकता है सेल भी सर्वाइव ना करे। तो सेल ऑर्गनल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं
वाइटल रोल प्ले करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं सेल को सर्वाइव करने में। और सेल क्या करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं। सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले सेल्स मिलकर के टिश्यूज बनाते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं, सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले ऑर्गन्स मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका बेसिक यूनिट क्या हो गया, सेल हो गया। उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या हो गया, तो सेल हो गया। यानी कि किसी भी लाइफ फॉर्म का, किसी भी लिविंग बीइंग का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट अगर कोई है तो वो है सेल। यहाँ वही बात लिखी गई है, द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होते हैं लाइफ के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं और बेसिक फंक्शनल यूनिट होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज क्योंकि दिस परफॉर्म ऑल लाइफ प्रोसेसेस लाइक रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, फॉर्मिंग प्रोटीन्स, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। क्योंकि सेल ही हैं जो सारे के सारे लाइफ प्रोसेसेस को कैरी ऑन करते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशन हो या रेस्पिरेशन हो या फिर एक्सक्रीशन हो या रिप्रोडक्शन हो या न्यू सेल या न्यू प्रोटीन मैन्युफैक्चर करनी हो, हर काम सेल करते हैं, तभी तो एक लिविंग बीइंग सर्वाइव करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट एंड बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यहाँ पर ये चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और लाइफ का फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेल। यानी कि सेल से रिलेटेड सारी बातें हम लोग जाने समझे। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर टिश्यू पढ़ेंगे, और टिश्यू के बारे में आपको पहले ही दे चुका हूँ कि सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन रखने वाले जो सेल्स होते हैं वो कंबाइंड टुगेदर होते हैं, और कंबाइंड टुगेदर होकर के जो चीज़ बनाते हैं उसी को हम लोग टिश्यू कहते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास।